Recording in progress. चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ CFEP 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस फॉर दिसंबर 22 अटेम्प्ट। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने जो यहाँ फिजिकल और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन किया इस क्लासेस के लिए। और ओवरऑल एजेंडा वगैरह डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट की क्या मोडालिटीज है, इस सब्जेक्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल है, इस सब्जेक्ट में आपके आईकेएफ के एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होगी मुझसे, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होगी आपसे, और हम एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए इस एग्जाम को किस तरह से स्मूथली पास कर सकेंगे। देखिए पहले कुछ ओवरऑल जनरल बातें मैं इस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ डिस्कस करूंगा, फिर आपके जो भी सवाल होंगे इस सब्जेक्ट की मोडालिटीज के हवाले से वो सवाल भी मैं लूंगा। CFEP 5 की अगर मैं इस कोर्स की डिस्कशन करूं या CFEP 5 टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस एज पर द न्यू स्कीम, पुरानी स्कीम में इसका नाम एडवांस टैक्सेशन था। तो ये जो हमारे पास आईकेएफ की एजुकेशन और ट्रेनिंग स्कीम का एक शिफ्ट आया 2021 में, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम और उनकी कोर्स कंटेंट में चीजें ऊपर नीचे हुई है, लेकिन CFEP 5 का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सिर्फ नाम भी चेंज आया है, इसके कोर्स आउटलाइन में ऐसा कोई मेजर चेंजेस वगैरह नहीं आई है। इस कोर्स के हवाले से जो मेजर चेंज आया था वो बैक इन 2019 आया था कि विंटर 2019 के अटेम्प्ट के बाद ये एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम बन गया था। विंटर 2019 से पहले CFEP 5 का ये जो एग्जाम है ये ओपन बुक एग्जाम नहीं हुआ करता था। एक नॉर्मल जिस तरीके से आप कैफ लेवल पे दूसरे सब्जेक्ट्स देते आए हो या जिस तरह से आपने कैफ लेवल पे टैक्स प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट दिया है, इसी तरीके से ये क्लोज बुक एग्जाम हुआ करता था, लेकिन विंटर 19 के बाद ये एक ओपन बुक एग्जाम बन चुका है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल टैक्सेशन के सब्जेक्ट की बात करूं कैफ लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी, तो कंपैरेटिवली ये बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में आसान सब्जेक्ट समझा जाता है। और इसका प्रूफ ये हो सकता है कि इसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना तो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले इसका रिजल्ट बेहतर रहता है। और इसका एक पॉसिबल रीजन ये है कि यार ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन है। लाइक अगर मेरे पास कोई रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है तो उसमें मेरे पास 80, 85, 90% चंक क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। मेरे पास ऑडिट SPM वाला सब्जेक्ट है तो इसमें मेरे पास 90-95% चंक क्वालिटेटिव होता है, थ्योरेटिकल होता है। तो जनरली हमारे पास स्टूडेंट्स दो कैटेगरीज के होते हैं, या तो थ्योरी में वीक है या फिर न्यूमेरिक्स में वीक होते हैं। लेकिन टैक्स का सब्जेक्ट एक ऐसा बैलेंस पेपर है कि जिसमें अराउंड 50-55 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 50-55 मार्क्स आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं, क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। तो अगर मैं थ्योरी में वीक हूँ तो मैं दूसरी जगह से नंबर से अपने मार्क्स गेन कर लेता हूँ, और अगर मैं नंबर्स में वीक हूँ तो मैं थ्योरी में से मार्क्स गेन कर लेता हूँ। तो मोर और लेस कैफ का भी कंटेंट इसी तरह का है और सी फाइनल का भी कंटेंट इसी तरह का है। तो बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले ये एक आसान सब्जेक्ट समझा जाता था कंपैरिजन में। लेकिन विंटर 2019 में जब ये एग्जाम पहली बार ओपन बुक हुआ तो पहली बार ओपन बुक होने के बाद जब इसका रिजल्ट आया और जो एग्जामिनर कमेंट्स आया तो ओपन बुक एग्जाम में पहली बार इसका रिजल्ट आया था सिर्फ 6%, यानी 6% लोगों ने विंटर 19 के अटेम्प्ट में ये पेपर क्लियर किया था। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ी इनकंसिस्टेंसी देखने के मिली कि विंटर 19 के बाद जो अगली अटेम्प्ट थी उसमें रिजल्ट आया था 46%, और फिर 46% के बाद जो पिछली लास्ट 3 अटेम्प्ट गुजरी है उसमें मोर और लेस 20 to 25% के दरमियान इसका रिजल्ट गुजरा है। तो अगर मैं आज के सिनेरियोज में और पिछली 5-6 अटेम्प्ट की अगर इस एडवांस टैक्सेशन या टैक्स प्रैक्टिस एंड टैक्स प्लानिंग के रिजल्ट को देखता हूँ तो अब ये कंपैरेटिवली इतना आसान सब्जेक्ट नहीं रहा। हाँ, अगर मैं FFR के हिसाब से या कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से इसकी लेंथ की बात करूँ तो इसकी लेंथ एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट लॉ एज कम्पेयर टू FFR काफी कम है, लेकिन एक आसान सब्जेक्ट अब मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि ओपन बुक एग्जाम होने के बाद इसके डायनामिक्स भी बहुत बदल गए। और ओपन बुक एग्जाम हमने इससे पहले FFR का या FAR 2 लेवल का दिया है जहाँ पे बुक इतनी ज्यादा यूज नहीं की जा रही होती, लेकिन एडवांस टैक्सेशन के इस पर्चे में ओपन बुक होने के साथ साथ इसकी बुक में एक्चुअल में एग्जाम में यूजेज भी हो रही होती है। अब उस यूजेज को तो आपने बड़ा बैलेंस मेंटेन रखना है। अगर आप 100% बुक पे रिलाय करके चले जाओ तो ये टोटल डिजास्टर हो जाता है। अगर आपको बुक पढ़ना ही ना आ रही हो तो भी ये डिजास्टर हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ना एक बैलेंस अप्रोच के तहत प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि हमने किस तरह से 3 घंटों में अपने पेपर को अटेम्प्ट भी करना है और जितना हम बुक से हेल्प ले सकें उस हेल्प को भी हमने कैटर करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा ये स्लाइड वही है जो मैं काफी टाइम से पढ़ाता आया हूँ, तो मैं उसमें ओवरव्यू ऑफ द कोर्स डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ लिखा करता था इट इज इजी सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अदर CFEP सब्जेक्ट, लेकिन अब मैंने उस इजी को इसको वॉश कर दिया कि ओपन बुक से पहले तो ये इट वाज इजी सब्जेक्ट, लेकिन अब ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं रहा। अब इसका रिजल्ट परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, एग्जामिनर कमेंट्स थोड़े खराब या बिगड़ना शुरू हो गए हैं। ओवरऑल अगर मैं कोर्स की बात करूं तो अराउंड
160 टू 180 आवर्स का ड्यूरेशन होगा इस कोर्स का। और जैसा कि अगर हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड सिचुएशन को डिस्कस करें स्पेसिफिकली सी फाइनल में, तो आई एम श्योर कि कोविड के बाद मैंने इतनी ज्यादा क्लासरूम में स्टूडेंट काफी अर्से बाद देखी है। मैंने पोस्ट कोविड सिचुएशन में स्टूडेंट का सब्सटेंशियल चंक यानी कि मोर देन 90% स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा होता है। फिजिकल क्लासेस में तो ना होने के बराबर और लाइव क्लासेस में भी तकरीबन ना होने के बराबर। अगर मेरे पास 100% की पॉपुलेशन होती है ना, बाकी जैसे एफएफआर की मैं बात करूँ, चूंकि मैं एफएफआर भी टीच करता हूँ, तो मोर देन 95% स्टूडेंट मेरा रिकॉर्डेड पे जा रहा होता है। कोई 1 या 2 या 3% स्टूडेंट मैक्सिमम फिजिकल और लाइव की पॉपुलेशन मिला के होता है। लेकिन टैक्सेशन के सब्जेक्ट में आप लोग सब अभी मौजूद है और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरह के नंबर्स हमारे सामने होंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कोर्स को लेके चल रहे होंगे। अच्छा देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट है ना, जैसे ऑडिट हो गया, एफएफआर हो गया, बीएफडी हो गया, एसपीएम हो गया, इसमें आपका जो कोर्स कंटेंट है ना, ये कोई इतना मेजर चेंज नहीं हो रहा होता। अगर कोर्स में कोई चेंज आ जाए या वंस इन अ ब्लू मून अगर एफएफआर की किसी स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए, आपके कॉर्पोरेट लॉस में चेंज आ जाए, तो कोर्स में अपडेशन आती रहती है। लेकिन ये सीफैब 5 का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे हर साल कम से कम एक बार तो पढ़ाना ही पड़ता है। इसका रीजन ये है कि आप लोगों को आइडिया है कि हमारी कंट्री में हर साल जून या मई के महीने में एक बजट आता है, और उस बजट में बेसिकली होता क्या है कि आपके टैक्स लॉस में चेंजेस की जा रही होती है। कुछ जगहों पे एग्जाम्पशंस को विड्रॉ किया जा रहा होता है, कुछ जगह पे नई एग्जाम्पशंस रखी जा रही होती है, कुछ जगह पे टैक्स रेट्स को आगे पीछे किया जा रहा होता है, कुछ नए सेक्शंस नए प्रोविजंस ऐड हो रहे होते हैं, और हर साल मिनिमम एक बजट आ रहा होता है। एक से ज्यादा भी आ सकता है। यानी कि अगर मैं पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री देखूं तो 3-3, 4-4 दफा मिनी बजट्स और मिनी ऑर्डिनेंस वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, जिन्होंने आपके टैक्स लॉस के सिलेबस को काफी ज्यादा चेंज किया है। तो अब ये जो हमारा दिसंबर 22 का जो हम बैच स्टार्ट करने लगे हैं, जो दिसंबर 22 का हम बैच कंडक्ट करेंगे, तो जाहिर है कि एक फाइनेंस बिल आप लोगों को आइडिया होगा कि अभी पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ है, अभी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। और काफी ज्यादा न्यूज मार्केट में ये है कि आईएमएफ ने बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है। तो आने वाले वक्तों में एक नया फाइनेंस बिल पाकिस्तान प्रपोज करेगी, और फिर आने वाले वक्तों में उसकी पार्लियामेंट से इनेक्टमेंट या उसकी पासिंग हो रही होगी। तो स्टिल अभी कोई फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ, स्टिल अभी कोई फाइनेंस एक्ट लॉ का पार्ट नहीं बना, लेकिन हमारे पास जो टाइम है वो बड़ा लिमिटेड सा है। हम आज अगर अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम है, और हम हमेशा की तरह टारगेट यही रखेंगे कि एटलीस्ट एग्जाम से एक महीने पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से जब से मैंने ये टीचिंग जर्नी स्टार्ट की है, बेसिकली बैक इन 2015-16 मैंने केनेस के प्लेटफॉर्म से एडवांस टैक्सेशन के सब्जेक्ट से अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। फिर सब्सिक्वेंटली एफएफआर ज्वाइन किया, और उसके बाद जब आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ओपन किया तो मैंने कैफ लेवल के कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए। तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि मैंने जिससे अपनी टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि इस जितने बैचेस कंडक्ट हुए उसमें हमेशा से टारगेट ये लेके चला कि पेपर से एक महीने पहले एटलीस्ट आप लोगों को फ्री कर दिया जाए। कोशिश होती है कि अब चूंकि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वगैरह का जमाना है, तो मैं एक महीने पहले से और जल्दी थोड़ा खत्म कर दूं, लेकिन एक महीने का हम टारगेट लेके चलते हैं कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमारा एग्जाम है तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हमारा ये एग्जाम, हमारा ये सिलेबस, हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो मेरे पास इफेक्टिवली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई 4 महीने हैं, क्योंकि अभी हम जून के समझ लें कि एंड में ही, और अभी ईद की भी कुछ छुट्टियां वगैरह आएंगी, तो हमारे पास 4 महीने का टाइम है जिसमें हमने इस कोर्स को मैनेज करना है। तो अराउंड 180 आवर्स की क्लास कंडक्ट होंगी। क्लासेस का मोड ऑफ टीचिंग मिक्स्ड फॉर्म में चल रहा होगा, यानी कि कुछ परसेंटेज ऑफ द कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा होगा, और कुछ परसेंटेज ऑफ द कोर्सेज जो कि आपको लाइव फिजिकल और उन्हीं लाइव और फिजिकल क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जा रही होगी। और रिकॉर्डिंग क्लासेस की अपलोड होने की फ्रीक्वेंसी होगी कि जिस दिन आपकी क्लास कंडक्ट होगी विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। कोर्स कंप्लीशन टारगेट हमारा 1 मंथ बिफोर एग्जाम डेट है, और कुछ और स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने यहाँ लिखी है जिसको हम वक्त के साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ से आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस से अगर अपना ये C5 का सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हो, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा कि फीस वगैरह पे करने की। देखो, हम लोग जनरली सी के किसी भी सब्जेक्ट में डिसीजन इस तरह लेते हैं कि भाई किसी सब्जेक्ट का भी टीचर पिक कर रहे तो अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं, अपने सीनियर से, अपने कोलीग से मशवरा करते हैं, और जो भी किसी सब्जेक्ट का रिनोन टीचर हो उसके पास जाके एडमिशन लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर एक टीचर बहुत अच्छा है, एक टीचर का इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा नाम है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी भी उससे मैच कर रही है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरी इनसे फ्रिक्वेंसी मैच ना करे, इनको लगे कि यार ये मुर्तजा तो बड़ा तेज तेज बोल रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो आपने पहले सुकून से 3-4 क्लासेस का डेमो लेना है, और फिर उसके बाद डिसीजन लेना है कि अदर यू आर कंटिन्यूइंग दिस बैच विद मी और नॉट। और हम इन आने वाले दिनों में जो है ना बेसिक टैक्स के स्ट्रक्चर वगैरह पे काम करेंगे। फिर इंशाल्लाह 30 जून से पहले पहले आपका फाइनेंस एक्ट पार्लियामेंट से पास हो जाएगा,
अनलेस की कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो फिर उस हालात में तो हम सबको ही नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन उम्मीद तो ये है कि 30 जून से पहले पहले फाइनेंस एक्ट पास होना चाहिए, तो हमारे पास एक प्रॉपर डेडलाइन भी आ जाएगी कि हमने जो है ना, मतलब हमारे पास एक प्रॉपर रूट मैप आ जाएगा कि हमने कौन सा लॉ कैसे कैसे कवर करना है। सर कुछ एग्जामिनर कमेंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर इनको थोड़ा रीड करें तो हमें सब्जेक्ट की मोडालिटीज एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से समझ आएगी कि सब्जेक्ट का क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या पास में रिजल्ट रहा है, क्या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें। Recording stopped. आप लोगों की स्क्रीन पे Recording in एग्जामिनर कमेंट्स progress. मैंने पिछली 4-5 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स लिखे हैं। इसको अगर मैं देखूं तो जो हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है, लास्ट अटेम्प्ट तो हमारी समर 22 की गुजरी है, जिसका 2 वीक पहले एग्जाम कंडक्ट हुआ है। उससे पहले के मेरे पास एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल है। तो विंटर 2021 में कोई 25% का रिजल्ट है, समर 2021 में कोई 21% रिजल्ट है, विंटर 2020 में सिर्फ 10% रिजल्ट है, विंटर 19 में 46% और समर 19 में तो 6% का रिजल्ट है। यहाँ अगर आप लोग यहाँ से क्लासेस कंडक्ट करते हैं या आई स्कूल ऑफ फाइनेंस से क्लासेस कंडक्ट करते हैं C5 के, तो फिर आप लोगों को क्लास में जितनी नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, ये आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है। आप लोगों को कोई एडिशनल पीस ऑफ पेपर, कोई एडिशनल पास पेपर्स भी आपको एडिशनल खुद से करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ऑनलाइन का जमाना है तो मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन मेरा FFR का रह चुका है, लेकिन आई गेस के कुछ चेहरे तो फिर भी मैं जानता हूँ जो मुझसे FFR पढ़ चुके हैं। तो जो हमारी FFR में स्ट्रेटेजी होती थी पिछली 20-22 अटेम्प्ट के लोग पास पेपर्स पढ़ करते थे, तो यहाँ पे इंशाल्लाह वैसे तो मैं मेरी बुक में पिछले 30 अटेम्प्ट के सारे पास पेपर्स आप लोगों को टॉपिक वाइज ही मिल रहे होंगे, लेकिन हम एटलीस्ट पिछले अटेम्प्ट के पेपर्स तो क्लासेस में सॉल्व कर रहे होंगे। तो पास पेपर्स की कवरेज के हवाले से, उसके कंटेंट की कवरेज के हवाले से आप लोगों को कोई भी एडिशनल पीस ऑफ पेपर खुद चेंज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को यहीं पे अवेलेबल दी जाएगी। Recording in progress. चलिए सर दोबारा से रिज्यूम करते हैं। मैं बुक्स के हवाले से और लॉ में जो चेंजेस आती है उनमें से कौन सी चेंजेस आपने एग्जाम के लिए कवर करनी है, इस हवाले से डिस्कस कर रहा था। क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन का थोड़ा सा इशू हो गया था, मैं दोबारा से वो बातें रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपके C5 टैक्स प्रैक्टिसेस एंड टैक्स प्लानिंग के इस कोर्स में इनकम टैक्स लॉ कंप्लीटली कवर करना है आपने, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स कंप्लीटली कवर करना है आपने, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कुछ हद तक आपने कवर करना है, जो कि सिंध, पंजाब, KBK, बलूचिस्तान में चारों सूबों में अलग अलग प्रोविंशियल लॉज हैं, वो अलग। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में अलग। फेडरल एक्साइज एक्ट और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एक लिमिटेड एरिया आपके कोर्स का पार्ट है। और कुछ ICAP के एथिक्स के, टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स पेयर या टैक्स अथॉरिटीज के पर्सपेक्टिव से कुछ एथिक्स के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, ये चीजें आपके कोर्स का पार्ट है। तो इसी बेसिस पे ये जो ओपन बुक एग्जाम है उसमें आपको ICAP की तरफ से ये इजाजत दी गई है कि आप इन सारी चीजों के ऊपर बेरेट ले जा सकते हो, जो कि प्योरली लॉ है वो ले जा सकते हो। अगर किसी पब्लिशर की लॉ के साथ कमेंट्रीज वगैरह है या किसी फैकल्टी मेंबर की रेफरेंस बुक वगैरह है, तो टैक्स के सब्जेक्ट में आपको वो किताबें ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इन सारी लॉज के ऊपर जो बेरेट की किताबें हैं सिर्फ उन्हीं को ले जाया जा सकता है। अब देखिए बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म भी रन कर रहा हूँ जिसमें मैं स्पेसिफिकली टैक्सेशन का डिपार्टमेंट लीड कर रहा हूँ एज अ पार्टनर। तो वहाँ बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर तो इन सारे टैक्स लॉज के ऊपर, हर लॉ के ऊपर एक सेपरेट किताब है। इनकम टैक्स का एक अलग ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स की अलग किताब है, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की चारों सूबों की अलग किताब है, इस्लामाबाद की अलग किताब है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अलग किताब है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 5-6 किताबें कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये पेपर ओपन बुक एग्जाम हुआ है तो बहुत सारे पब्लिशर्स ने इन सारे लॉज को एक ही बुक में कंपाइल करके पब्लिश करना शुरू किया है। बहुत सारे वेल नोन, एक तो KP साहब का पब्लिशर है जिसमें आपको ये सारी लॉज एक जगह एक किताब में मिल जाएंगे, ऐसे सलाम का है, और भी कुछ 2-4 पब्लिशर्स है जिनकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिनमें ये सारे लॉज एक ही जगह समराइज किए गए हैं। मैं डिस्कस ये कर रहा था कि लॉ में जो इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस आती रहती है, स्पेसिफिकली टैक्स लॉस में, तो कौन सी चेंजेस को आपने दिसंबर 22 के लिए कवर करना है और कौन सी चेंजेस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ICAP की गाइडलाइन के हिसाब से एग्जाम की डेट से 4 महीने पुराने लॉ में जितनी चेंजेस आएंगी वो आपके लिए एग्जामिनेबल नहीं है। यानी कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमारा एग्जाम है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद लॉ में जितनी चेंजेस आएंगी वो आप लोगों ने कवर नहीं करनी है, वो आपसे दिसंबर 22 के एग्जाम में टेस्ट नहीं होंगी। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से पहले लॉ में जितनी चेंजेस आएंगी वो सारी एग्जामिनेबल है। जितने बजट्स आ रहे होंगे, जितने मिनी बजट्स आ रहे होंगे, जितने SRO, जितने सर्कुलर, जितनी नोटिफिकेशंस आएंगी,
फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से पहले पहले तो वो सारी आपके एग्जाम में दिसंबर 22 के एग्जाम में एग्जामिनेबल होगी। तो इस वजह से एक बात तो ये कि आपने अभी बेरेट बाय करने में जल्दबाजी नहीं करनी। अभी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का बजट फाइनेंस बिल प्रपोज हुआ है। अभी मार्केट में न्यूज ये है कि आईएमएफ ने बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है, तो हो सकता है आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट एक रिवाइज बिल प्रपोज करे और फिर उसकी पार्लियामेंट से इनेक्टमेंट हो रही होगी, पार्लियामेंट से वो फाइनेंस एक्ट की फॉर्म में पास हो रहा होगा और आपके पास फाइनल लॉ की शक्ल आएगी। फिर हमारे पास जुलाई का महीना भी है, तो इसमें हो सकता है कि और भी बहुत सारे एसआरओ सर्कुलर्स वगैरह आ रहे हो जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। तो जो बेरेट हमने बाय करना है वो बाय करना है आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अभी बेरेट को बाय करने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। और आप लोगों ने इस चीज के लिए भी हरी नहीं करना कि कौन सा बेरेट बाय करना है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने कौन सा बेरेट बाय करना है। वैसे तो आप चाहो तो केबी साहब का भी बेरेट बाय कर सकते हो, ऐसे सलाम का भी बेरेट बाय कर सकते हो, किसी और पब्लिशर्स का भी बेरेट बाय कर सकते हो। लेकिन पूरी क्लास एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, मैं किसी पेज पे रेफर कर रहा हूँ, किसी सेक्शन को रेफर कर रहा हूँ और पूरी क्लास एक स्मूथ वे में कंडक्ट हो, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी क्लास एक ही बेरेट इस्तेमाल कर रही हो। तो मैं अपनी पास जो मेरे बैचेस कंडक्ट हुए हैं उसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को केपी साहब का जो बेरेट है, केपी पब्लिशर्स का जो बेरेट है, मुझसे इंशाल्लाह चीजों को कवर कर रहे होंगे। केपी साहब की बेरेट में एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने इन सारे लॉस के बेरेट भी दिए और इन सारे लॉस से पर्टेनिंग जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स और एसआरओज हैं वो भी केपी साहब की बेरेट में अवेलेबल है। बाकी पब्लिशर्स की बेरेट में वो एसआरओज वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो केपी वाला बेरेट बाय कर रहे होंगे और जब मैं कहूंगा तब आप बाय कर रहे होंगे। तो सर जब तक हमारे पास बेरेट नहीं होगा तब तक हम अपनी पढ़ाई वगैरह कैसे कंडक्ट करेंगे। लेकिन जब तक पार्लियामेंट से बजट पास नहीं हो जाता, फाइनेंस एक्ट नहीं आ जाता, तब तक तो मैं भी आप लोगों को कोई बुक प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं आप लोगों को जो जो पढ़ाता जा रहा हूँ उनके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। लेकिन वंस पार्लियामेंट से फाइनेंस एक्ट पास हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 3-4-5 दिनों में या मैक्सिमम हफ्ते तक मैं एटलीस्ट अपना वॉल्यूम 1 रेडी करके आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूं, ताकि हम वॉल्यूम 1 से चीजें कवर करने स्टार्ट करें और फिर मीनवाइल वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 भी अवेलेबल हो जाएगा। तो टोटल मेरी जो रेफरेंस बुक्स है वो 3 वॉल्यूम्स पे बेस्ड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में इनकम टैक्स का एरिया कवर्ड है और वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 3 में सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज लॉस कवर्ड है, जो आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में प्रोवाइड किया जा रहा होगा। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस के हवाले से। हमने इस सब्जेक्ट का पास पेपर इस सब्जेक्ट का रिजल्ट एनालिसिस किया, एग्जामिनर के कमेंट्स वगैरह देखे, तो थोड़ा बहुत हमें सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल, एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन वगैरह का आइडिया हुआ होगा। आप लोगों की स्क्रीन पे इस सब्जेक्ट का जो ब्रेकअप है कि सब्जेक्ट में कौन सा एरिया कितने मार्क्स का टेस्ट होता है और कौन सा एरिया पे कितना टाइम हम लगा रहे होंगे, उसका एक ब्रेकअप आ रहा है। तो मेजर चंक हमारा इनकम टैक्स का है, जो कि हमारे पास एक डायरेक्ट टैक्स लॉ है। तकरीबन 75 to 80 आवर्स हमारे इस एरिया पे कंडक्ट हो रहे होंगे और इसकी एग्जाम में वेटेज 50 to 60 मार्क्स की होगी। इसके बाद सेल्स टैक्स और एफईडी के एरिया पे हमारे तकरीबन 55 से 60 घंटे लग रहे होंगे, जिसमें हमारी 30 से 45 मार्क की कवरेज हो रही होगी। और कुछ एरिया हमारे पास 10-12 घंटों का एथिक्स से रिलेटेड है, जिसमें 5 से 10 मार्क की वेटेज दी गई है। ये आईकेप की गाइडलाइन है कि आईकेप के हिसाब से इतने आवर्स कंडक्ट होने चाहिए और ये मार्क्स इन एरिया से पूछे जा रहे होंगे। और C5 के एग्जाम में आईकेप ने जो गाइडलाइन प्रोवाइड की है मोर और लेस इसी तरह का पेपर आ रहा था, यानी कि पेपर की कंपोजिशन भी बहुत ज्यादा मिसमैच नहीं हो रही होती। जो कंपोजिशन आपके इस कोर्स आउटलाइन में दी हुई है मोर और लेस इसी तरह की कोर्स आउटलाइन के हिसाब से आपका एग्जाम टेस्ट किया जा रहा था, यानी कि 50-60 मार्क का इनकम टैक्स का एरिया, 30-35-40 मार्क का सेल्स टैक्स का एरिया और 5-7 मार्क का एथिक्स से सवाल आ रहा होता है। ये इसके लर्निंग आउटकम्स वगैरह है, चाहे तो इसे रीड कर लें चाहे तो रीड ना करें, ऐसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये मैंने अपने हिसाब से जो है ना थोड़ी बहुत इस सब्जेक्ट की में जो कोर्स क्वांटम है उसको जो है ना ब्रेक करने की कोशिश की है। अब देखिए, अगर मैं ओवरऑल कोर्स को देखूं तो हमारे पास 4 मेजर एरियाज हैं। एक है इनकम टैक्स का, एक है सेल्स टैक्स का, एक है फेडरल एक्साइज लॉ, एक है प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स एंड एटीट्यूड। इनकम टैक्स का जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अराउंड 50 से 60 मार्क इनकम टैक्स के टेस्ट हो रहे होते हैं। तो अगर मैं पिछले 4-5 अटेम्प्ट को देखूं तो अराउंड 15 से 25 मार्क का एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेस्ट किया जा रहा होता है। जिस तरीके से आप लोगों को कैफ लेवल पे याद होगा कि आपसे इंडिविजुअल यूपी की टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट की जाती थी, यहाँ पे इंडिविजुअल यूपी का तो इतना फ्रिक्वेंट नहीं पूछा जा रहा होता, लेकिन कंपनी टैक्सेशन का सवाल जनरली आ रहा होता है। और 35 से 45 मार्क का कॉन्सेप्चुअली इनकम टैक्स टेस्ट किया जाता है। जब से ये पेपर ओपन बुक हुआ है तो अब थ्योरी के सेक्शंस रटे रटाए एग्जामिनर टेस्ट नहीं करता, आपसे केस स्टडीज, आपसे सिनेरियोस वगैरह डिस्कस किए जा रहे होते हैं, जिसपे आपको टैक्स एडवाइस है, टैक्स इंप्लीकेशंस वगैरह एक्सप्लेन करनी होती है। सेल्स टैक्स के एरिया की और एफईडी के एरिया की मिला जुला के जो वेटेज है वो अराउंड 35 to 45 मार्क्स की रखी गई है। सेल्स टैक्स बेसिकली हमारी कंट्री में सेल्स टैक्स गुड्स पे अलग है, जो कि एक फेडरल लेवी है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स ऑन गुड्स को मॉनिटर करता है। और 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद
जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स है वो फेडरल डोमेन में नहीं आता बल्कि वो प्रोविंशियल डोमेन में आता है। यानी कि अगर सिंध में सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो इस पर सिंध सेल्स टैक्स लगेगा, पंजाब की सर्विसेज है तो उसमें पंजाब सेल्स टैक्स, बाकी सूबों का अलग, और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का एक लॉ लग रहा होता है क्योंकि इस्लामाबाद किसी सूबे में नहीं आता। तो इसी तरह एक सेल्स टैक्स का कंपलसरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा होता है, 20-22 मार्क की उसकी वेटेज होती है, बाकी सारा सिनेरियो बेस्ड टैक्स इंप्लीकेशन बेस्ड आपसे सवाल टेस्ट किया जा रहा होगा। एफईटी जो मैंने पिछले 4-5 बैचेस कंडक्ट करवाया या ओपन बुक एग्जाम होने के बाद सबसे ज्यादा जो लॉ स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा होता है ना वो एफईटी का लॉ कर रहा होता है। एफईटी के कोर्स, एफईटी के लॉ का बड़ा ही लिमिटेड कंटेंट हमारी कंट्री में रह गया है, यानी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे एफईटी लगती भी नहीं है, कुछ लिमिटेड गुड्स ही हैं जिस पे एफईटी लगती है, कुछ लिमिटेड सर्विसेज ही एफईटी पे लगती है। और हमारे कोर्स में उन लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज में से सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारे कोर्स का पार्ट है, लेकिन स्टिल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 1 और 2 से पिछली 5-6 अटेम्प्ट में उसने इतना मुश्किल सवाल बनाया है कि अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस एफईटी के सवाल में रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट अटेम्प्ट में एफईटी के ऊपर कोई होल एंड सोल सवाल ही नहीं आया। पिछली अटेम्प्ट में ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि एफईटी के ऊपर उसने कोई सेपरेट क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसने सेल्स टैक्स का ही एक मर्ज सवाल पूछा कंपटीशन का अराउंड 20 मार्क का, जिसके अंदर एफईटी की एक दो एडजस्टमेंट डाल दी थी, एफईटी के ऊपर कोई सेपरेट सवाल नहीं पूछा। लेकिन अगर मैं पिछली अटेम्प्ट से पिछली 5 अटेम्प्ट को देखूं तो एफईटी पे एक प्रॉपर 8-10 मार्क का सवाल आ रहा होता है और वो 8-10 मार्क स्टेट स्टूडेंट्स के जाया हो रहे होते हैं। चूंकि हमारी कंट्री में एफईटी की एप्लीकेशन बड़ी लिमिटेड हो गई है, आईकेएप में उसका एक लिमिटेड पोर्शन है, तो मेरा ख्याल है कि एग्जामिनर भी अब इस बात को समझने लगा है, इसी वजह से उसने एफईटी पे कोई इस दफा एक कंप्लीट होल एंड सोल सवाल नहीं पूछा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले वक्तों में भी कोई एफईटी पे सेपरेट सवाल नहीं आएगा, लेकिन हमने इसको कवर तो डिटेल में ही करना है। और थोड़ा 5-6 मार्क का एरिया एथिक्स के एरिया से टेस्ट किया जा रहा होता है, जो आपने ऑडिट वगैरह के सब्जेक्ट में ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कवर किया होगा, उसी एथिक्स की किताब में एक एरिया आ रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, जिसमें बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर या बीइंग अ टैक्स पेयर हमारे पे जो एथिकल गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की गई है उन एरिया से चीजें टेस्ट की जा रही होती है। इसके बाद मैंने पिछली 12-15 अटेम्प्ट का एक पास पेपर एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने ये बताया कि कौन से एरिया से कितने कितने मार्क्स किन किन अटेम्प्ट में टेस्ट किए गए। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जैसे हमारे पास ये आ रहा है इनकम टैक्स थ्योरेटिकल, तो इनकम टैक्स की थ्योरी से 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 16 मार्क्स, 9 मार्क्स, 15 मार्क्स वगैरह टेस्ट होते थे। लेकिन जब से ये पेपर ओपन बुक हुआ है तो अब थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कोई आपसे रटा रटा सेक्शन या कोई आपसे इनकम टैक्स लॉ वगैरह की डेफिनेशन वो नहीं पूछ रहा। जो कुछ भी पूछ रहा है या तो वो न्यूमेरिकली टेस्ट किया जा रहा है या फिर वो कॉन्सेप्चुअली केस स्टडीज या टैक्स इंप्लीकेशन की फॉर्म में डिस्कस किया जा रहा है। मोरलेस इसी तरह का रुझान सेल्स टैक्स में भी है, मोरलेस इसी तरह का रुझान एफईटी में भी है कि अब ओपन बुक एग्जाम होने के बाद जाहिर है वो आपसे किसी लॉ का सेक्शन तो रिप्रोड्यूस करवाए, ये बड़ी बेतुकी सी बात है, या आपसे कोई डेफिनेशन रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो ये बड़ी बेतुकी सी बात है। तो अब आपका पिछली 5-6 अटेम्प्ट का अगर आप पेपर देखोगे तो वो टोटली या तो न्यूमेरिक बेस्ड होगा या केस स्टडी बेस्ड होगा। आपने कोई चीज रट्टी रटाई याद नहीं लिखनी नहीं, आपको कुछ भी वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं। आपकी सारी या तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी और सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, या फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज। तो ये थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था ओवरऑल कोर्स के पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल कोर्स के पर्सपेक्टिव से आपके हवाले से कोई भी कैसा भी सवाल हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपने आज के पहले टॉपिक, और आज का पहला टॉपिक ही हमारा पूरा कोर्स का एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैंने जब से एडवांस टैक्सेशन का पर्चा पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं हमेशा अपने पहले क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिजीम अंडर द ऑर्डिनेंस। इस टॉपिक की रेलेवेंस, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि ये टॉपिक पूरे इनकम टैक्स लॉ का एक बर्ड्स आई व्यू है, यानी अगले 2.5 महीने तक, अगले 3 महीने तक हमारा इनकम टैक्स का कोर्स किस सीक्वेंस में क्या चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, या इनकम टैक्स के इस लॉ को ओवरऑल लॉ मेकर ने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है, ये पूरा इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आपको इस टैक्स रिजीम के टॉपिक में नजर आ रहा होगा। तो अगर आप मुझसे पूछे ना कि सर अगले 4 महीनों की क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज ही की क्लास है। इसीलिए मैंने स्पेसिफिक एक वॉइस नोट भी ग्रुप पे ड्रॉप किया था कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का निचोड़ है, या पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक बर्ड्स आई व्यू है, जो हमें ओवरऑल बताएगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस काम किस तरह से करता है, किस तरह से इस ऑर्डिनेंस को स्ट्रक्चर किया गया है, और किस तरीके से या किस सीक्वेंस में या किस प्रोसीजर या मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ये आने वाले 2.5-3 महीने में इनकम टैक्स का कोर्स कंडक्ट होने वाला है। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों का इस सब्जेक्ट के हवाले से ओवरऑल कोई भी सवाल हो, कोई बात मैंने बताई हो आप लोगों ने मिस कर दी हो, कोई बात मैं बताने से रह गया हूँ, इसके हवाले से कोई भी कैसा भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। किसी Recording ने in सवाल पूछा है कि progress. सर मिनी बजट क्या होता है। देखिए, हर साल
मई के महीने में या मैक्सिमम जून के महीने में एक तो गवर्नमेंट बजट पास कर रही होती है जिसमें आने वाले 12 महीनों की प्रोजेक्शंस दे रही होती है कि इतना आने वाले 12 महीनों में टैक्स रेवेन्यू से हम कलेक्ट करेंगे, ये टैक्स लॉस में चेंजेस होंगे, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट जितना फोरकास्ट कर रही होती है आने वाली सिचुएशंस में चेंजेस आ जाती है, गवर्नमेंट को एट टाइम्स कुछ नए टैक्सेस लगाने पड़ जाते हैं, कुछ एमएनएसटीज वगैरह अनाउंस करनी पड़ जाती है, कुछ चीजों को आगे पीछे करना पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए फिर मिनी बजट पास कर देती है या कोई प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस पास करवा देती है, तो ये मिनी बजट की फॉर्म में होता है। और हमारी कंट्री में मई या जून के महीने में एक बजट पूरे साल का प्रेजेंट हो ही रहा होता है। किसी ने सवाल पूछा है कि सर लाइव क्लासेस की परसेंटेज क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। देखिए, जो चीजें इस दफा बजट में चेंज हो रही है ना, वो तो मुझे ऑब्वियस है कि लाइव पढ़ानी है। और जैसे कि अभी जो लास्ट 2 वीक पहले बजट अनाउंस हुआ था, तो जिस तरह आप लोगों को आइडिया होगा कि सारी जो फर्म्स है वो बजट कमेंट्रीज वगैरह इशू कर रही होती है, तो मेरी फर्म की भी एक प्रैक्टिस है कि हम लोग भी बजट कमेंट्री वगैरह इशू करते हैं। तो उन कमेंट्रीज को बनाते वक्त जो मैंने लॉ में चेंजेस देखी ना, तो उसके हवाले से मेरा अंदाजा ये है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो मुझे सारे ही दोबारा कराने पड़ेंगे, क्योंकि बजट में इतनी छोटी छोटी चेंजेस हैं, लेकिन वो चेंजेस जैसे कि वो सारी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को आगे पीछे कर देंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो मुझे सारे ही दोबारा कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई एरिया ऐसा है जो कि जिसमें लॉ में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर वो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग में शेयर कर रहा हूँ। और अगेन, बीइंग अ टीचर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर्स किसी चीज का शेयर करूं, लेकिन मैं अब मजबूर हो गया हूँ फाइनल लेवल पे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फिजिकल भी क्लासरूम फुल है और ऑनलाइन भी हमारे पास एक अच्छी पार्टिसिपेशन है। लेकिन हर दफा ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि जैसे जैसे हमारा बैच आगे बढ़ता रहता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन और फिजिकल कम होते होते गायब जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 10 12 15 रह जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मैंने ऐसी क्लासेस पढ़ाई हैं जिसमें कोई 2 बच्चे एक बच्चा बैठा हुआ होता है। तो अगर लेट्स से कि हमारी पार्टिसिपेशन यही रहती है ऑनलाइन और फिजिकल की, तो आई एम हैप्पी टू टीच द एंटायर कोर्स लाइव फिजिकल। लेकिन अगर लेट्स से कि कोई ऑडियंस ही नहीं है, तो फिर मेरे लिए भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि मैं खाली क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं कोई रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा कि लेक्चर्स किस तरह से प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, या आईक्यूएसएफ की वेबसाइट पे होंगे, आईक्यूएसएफ की ऐप पे होंगे, या किसी और तरीके से। ये सारे लेक्चर्स आपको मतलब शुरू की जो हमारी 7 8 क्लासेस या 5 6 क्लासेस डेमो पे होगी, वो तो आप लोगों को फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, और इनका लिंक भी वैसे ही शेयर किया जा रहा होगा। लेकिन वंस हमारा डेमो ऑफ हो जाएगा, तो उसके बाद जो क्लासेस है लाइव फिजिकल रिकॉर्ड लाइव और रिकॉर्डेड, वो आईक्यूएसएफ के ऐप के थ्रू ही हम देख सकेंगे। किसी ने सवाल पूछा कि हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को साथ साथ लेके चलेंगे। नहीं सर, हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को साथ साथ लेके नहीं चलेंगे। पहले हम इनकम टैक्स का एरिया कवर करेंगे और उसके बाद हम सेल्स टैक्स का एरिया कवर कर रहे होंगे। मार्क्स के हिसाब से देखूं तो इनकम टैक्स की वेटेज 50 to 60 और सेल्स टैक्स और एफईटी की वेटेज तकरीबन 35 to 45 है। लेकिन अगर मैं पढ़ाने के लिहाज से देखूं तो हमारा, मैं समझता हूँ कि 70 to 75% टाइम इनकम टैक्स पे लग रहा होगा और 20 to 25% टाइम हमारा सेल्स टैक्स पे लग रहा होगा। और प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक पे या जिस कंटेंट पे ज्यादा टाइम लग रहा है उसमें से उतनी ही वेटेज की चीजें आ रही हो। कवर तो मुझे सब कुछ ही कराना है। तो इनकम टैक्स में समझ लें कि टाइम एलोकेशन के लिहाज से हमारी तकरीबन 70 to 75% टाइम लग रहा होगा और सेल्स टैक्स और एफईटी पे 20 to 25% लग रहा होगा। वीक में हमारी मजर 2 से 3 क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी। अच्छा, जितनी स्लाइड्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जितनी स्लाइड्स अभी आप लोगों को प्रोजेक्टर पे या स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आने वाले वक्तों में जितनी चीजें मैं आप लोगों को स्लाइड से पढ़ाऊंगा, 100% आपकी स्लाइड्स बुक्स में अवेलेबल होंगी, जो मैं बुक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। कोई भी चीज बुक आ जाने के बाद मैं आप लोगों से सॉफ्ट में शेयर नहीं करूंगा। ये मैं डे 1 पे क्लियर कर रहा हूँ कि वंस बुक अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद स्लाइड्स वगैरह सॉफ्ट में शेयर नहीं होंगी। जब तक के फाइनेंस एक्ट पास नहीं हो जाता, बुक नहीं आ जाती, तो उस वक्त तक तो मैं नोट्स सॉफ्ट पे, व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ग्रुप पे कोई चीज शेयर नहीं होगी। किसी ने सवाल पूछा है कि सर टेक्स्ट को वीक में कितना टाइम देना चाहिए। देखें, अगर हमारा लेट से एक अंदाजा लगाया कि हमारा 180 घंटे का कोर्स है, 160 घंटे का कोर्स है, और हमारे पास 4 महीने हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे हर महीने 40 घंटे पूरे करना है। और हर महीने अगर 40 घंटे पूरे करने हैं, तो यानी कि हर हफ्ते 10 घंटे पूरे करने हैं। यानी कि आप समझ लो कि 10 घंटे तो मैं आईकेप की गाइडलाइन के हिसाब से बता रहा हूँ ना। तो अगर आप यूं टारगेट रखो कि हर हफ्ते आपको 10 घंटे की क्लासेस और 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड होगी, तो आप इस सब्जेक्ट को एक अच्छा मैनेज कर सकते हो। अगर शुरू में सीजन के प्रेशर की वजह से मैं नहीं पढ़ता, तो यही टाइम फिर आप एंड में दे रहे होगे। लेकिन जो आईकेप का मिनिमम थ्रेशोल्ड है 150 to 170 आवर्स का, वो तो आपको एनी हाउ पूरा करना ही है। अब मैं ये देख लूँ कि भाई 160 आवर्स, 4 महीने की जर्नी, हर महीने 40 घंटे, तो हर महीने 10 घंटे की क्लासेस, 4 5 घंटे की सेल्फ स्टडीज, तो ये सब्जेक्ट मैनेज हो सकता है। टाइम टेबल वगैरह जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा।
मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की वीक में 2 क्लासेस वीक डेज में हो रही होगी और 1 या 2 क्लासेस आपकी वीकेंड पे होगी। हसलर बुक पब्लिशर मैंने सर खालिद पेटी वाला का बेरेट पब्लिश किया है, लेकिन अभी परचेस मत कीजिएगा उसे। मैं आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल एक क्या कहूँ मैं उसको, सारी चीजें आप लोगों को डे वन पे ही मतलब हर चीज वक्त के साथ साथ बताऊंगा कि किस वक्त आपने बेरेट से पढ़ना है और बेरेट से पढ़ना कैसा है, ये भी सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास में बताई जाएगी। अभी हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते में टेक्स्ट का, और वंस बेरेट अवेलेबल हो जाएगी तो हर सेक्शन को हमें बेरेट से कैसे कवर करना है ये आप लोगों को बताया जाएगा। कौन सा बेरेट बाय करना है वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कि सर खालिद पेटी वाले पब्लिशर्स का जो बेरेट है वो आप बाय कर रहे होंगे।